जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होएगा बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट आंसर का। अक्सर देखा जाता है कि ये आंसर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से होएगा कि सिंध पर अरब आक्रमण के कारण और उसके प्रभाव। जी हाँ, भारत में जब सिंध पर अरब के आक्रमण हुआ था उसके क्या इफेक्ट हुए थे और उसके क्या कारण थे। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये वीडियो इस प्रकार से इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके कल और परसों जो इतने सारे मैसेजेस हमें मिले कि सर प्लीज़ सिंध का क्वेश्चन बनाएं, सिंध का क्वेश्चन बनाएं, तो समय काफ़ी कम होने की वजह से हमें इस प्रकार का वीडियो आपके सामने लेके आना पड़ रहा है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपकी एक भूमिका बनाना चाहता हूँ। इसमें ये बोला हुआ है कि सन 1712 ईस्वी में सिंध के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा। उस टाइम सिंध का जो शासक था उसका नाम था राजा दाहिर। जी हाँ, सिंध के शासक का नाम राजा दाहिर था और सन 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ उस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र मात्र 16 साल थी। तो 16 साल की उम्र में जब उसने सिंध के क्षेत्र पे आक्रमण करा तो सिंध बहुत बड़ा प्रांत था। उसके एक छोटी सी इकाई पे राजा दाहिर का भतीजा का शासन था जिसको देवल के नाम से जानते थे। उस जगह का नाम था देवल। तो अब हम शुरू करते हैं। देवल की विधि। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण करा वो सिंध की एक छोटी सी इकाई पे देवल की साइड पे आक्रमण करा। उस टाइम पे देवल का जो शासन व्यवस्था संभाल रहा था वो राजा दाहिर का भतीजा था। तो सबसे पहले आपके सामने है देवल की विधि। सन 1712 में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक के बीच में एक युद्ध हुआ। युद्ध में ये बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा और पूरे देवल को चारों ओर से घेर लिया गया। जब चारों ओर से देवल को घेर लिया गया उस टाइम राजा दाहिर का जो भतीजा था उसने मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने की कोशिश करी, परंतु वो ज़्यादा देर तक सफल नहीं हो पाया। आखिरी में मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है और मोहम्मद बिन कासिम पूरे देवल पे अधिकार कर लेता है। उस समय देवल पे सिंध के शासक दाहिर की 2 पुत्रियां थीं। मोहम्मद बिन कासिम उन 2 पुत्रियों को लेके राजा अपने खलीफा के पास भेजना चाहता था। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। उस टाइम कासिम ने देवल पर चारों ओर से आक्रमण करा और नगर के चारों ओर से आक्रमण करने के बाद अनेक लोगों को जीतने के बाद उसने अनेक लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर विवश कर दिया। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को उसने अपने खलीफा के पास भेजने का प्रयास करा। इस क्वेश्चन में आपको यही करना है कि देवल की विजय। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 1712 में देवल की विजय करी। उस टाइम पे देवल का शासक राजा दाहिर का भतीजा था और वह युद्ध में हार गया था। युद्ध में हारने के बाद बहुत से लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर विवश कर दिया। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। उस टाइम पे जब उसने मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को जीता तो देवल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन इकट्ठा करा, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अब उसने सिंध के आगे वाले क्षेत्रों पे आक्रमण करने की सोची। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं निरून और सैवान की विजय। जो सिंध था उसके एक अन्य, जब वो देवल पे आक्रमण करता हुआ निरून की साइड पे आया तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम और निरून के क्षेत्र के बीच में युद्ध हुई। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवल विजय के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम निरून की ओर आगे बढ़ता है तो निरून के क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा बौद्ध भिक्षुक रहते थे। जब ये तो सिंपल सा ही आंसर है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहते हैं तो वो युद्ध करने से अपने आप को बचते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने निरून को काफ़ी आसानी से जीत लिया। इसके बाद इसमें साफ साफ है कि देवल की विजय के बाद निरून की ओर बढ़ा। बौद्ध भिक्षुकों की अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। जो निरून था वहाँ पे बौद्ध भिक्षुकों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिसके कारण निरून को भी मोहम्मद बिन कासिम ने आसानी से जीत लिया। उसके बाद निरून की जीत के बाद वह सैवान की ओर आगे बढ़ा। सैवान एक क्षेत्र था
सैवान का जो राजा था वो राजा बजहर था। राजा बजहर के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध करा और युद्ध में जो सैवान का जो राजा था राजा बजहर वो हार गया। कुछ देर तक युद्ध हुआ और अंत में राजा बजहर ने हार को स्वीकार करा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम रावल की ओर आगे बढ़ता हुआ, अभी तक उसने आपने देखा सैवान की विजय, फिर निरून की विजय, और सबसे पहले जो विजय थी वो थी देवल की विजय। उसके बाद आपने देखा मोहम्मद बिन कासिम ने निरून को जीता, फिर सैवान को जीता। अब वो जीतता जीतता आगे की ओर बढ़ता है। आगे जब वो बढ़ता है तो उसने रावल की विजय करी। मोहम्मद बिन कासिम और रावल के राजा के बीच में युद्ध हुआ। उस टाइम राजा दाहिर ने जमकर युद्ध करा। यहाँ मैं आपको बताना ना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के ऊपर राजा दाहिर का ही अधिकार था, परंतु छोटे छोटे प्रांतों में राजा दाहिर ने अपने अधिकारों को नियुक्त किया हुआ था। तो राजा दाहिर उस समय रावल में था और राजा दाहिर ने जमकर युद्ध करा। इतना भयानक युद्ध हुआ कि बहुत सारे हिंदू और मुसलमानों की जान गई। राजा दाहिर के मंत्री, इस टाइम क्या हुआ था, राजा दाहिर के कुछ मंत्री थे जो कि मोहम्मद बिन कासिम से आके मिल गए थे, इसीलिए राजा दाहिर की हार हुई। तो यहाँ पे सिंपल सा है, भयंकर युद्ध हुआ, राजा दाहिर ने जमकर युद्ध करा और राजा दाहिर के मंत्री मोहम्मद बिन कासिम से आ मिले, जिसके द्वारा राजा दाहिर के साथ एक विश्वासघात हुआ और राजा दाहिर इस युद्ध में हार जाता है। युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारा धन वहाँ से प्राप्त होता है। अब उसका एक बोलबाला होना शुरू हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया। अब राजा दाहिर के हारने के बाद वो और धन की लालसा में भारत की ओर मतलब आगे की ओर पे बढ़ता है। तो उस टाइम पे एक क्षेत्र है ब्राह्मणवाद, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद पे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के पुत्र का एक युद्ध होता है, जिसमें राजा दाहिर के पुत्र का नाम था जयसिंह। जयसिंह के साथ मोहम्मद बिन कासिम युद्ध करता है और इसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी राजद्रोही जो जयसिंह के राज्य में राजद्रोही थे वो मोहम्मद बिन कासिम से जाके मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पे जीत होती है और जो जयसिंह था, जयसिंह युद्ध में हारने के बाद जयसिंह को इस्लाम स्वीकार करना पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए जयसिंह इस्लाम स्वीकार कर लेता है। अभी तक हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितने क्षेत्रों को जीता, है ना। पहले देवल को जीता, फिर सैवान, फिर निरून को जीता, फिर सैवान को जीता। उसके बाद एक और क्षेत्र था, उसके बाद रावल को जीता, अब ब्राह्मणवाद को जीता। इसके बाद जो अगला जो क्षेत्र आता है एलोर विजय। एलोर विजय में क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम और एलोर में राजा दाहिर का एक और पुत्र था जिसका नाम था फूकी। फूकी के साथ युद्ध होता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही होती है कि राजा दाहिर के पुत्र जो फूकी था उसके क्षेत्र में फूकी के कुछ राजद्रोही थे या फिर फूकी के कुछ सरदार थे जो मोहम्मद बिन कासिम से आके मिल गए और यहाँ पे जो एलोर विजय थी वो काफ़ी आसानी से मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। तो आपने अभी देखा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत की ओर जीतता हुआ चल रहा है। सबसे पहले उसने जो विजय करी वो देवल की विजय करी। सबसे पहले देवल की विजय करी, उसके बाद निरून की विजय करी, उसके बाद सैवान की विजय करी, उसके बाद उसने रावल की विजय करी। अब आपको देखने को मिला कि उसके बाद उसने ब्राह्मणवाद की विजय करी, फिर उसने एलोर की विजय करी। इन सब विजयों के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका साहस अब और बढ़ गया था कि भारत से और ज़्यादा से ज़्यादा धन को लूटा जाए। अब उसने क्या करा, उसने अंत में मुल्तान की जब वो क्षेत्र पे पहुंचा तो उसको ये हुआ कि इस मुल्तान को भी जीत लेता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान पे पहुंचा तो उसने वहाँ पे भयानक लूटपाट करी और बहुत ज़्यादा लूटपाट और धन को इकट्ठा करा। मुल्तान के दुर्गों को उसने घेर लिया और मुल्तान के देशद्रोहियों ने
मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और इस प्रकार उसने पूरे सिंध के प्रांत पर जितने भी प्रांत थे उसको जीत लिया। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने देवल की विजय करी सन 1722 में, फिर वो देवल को जीतता हुआ निरून की ओर आगे बढ़ा, उसको जीत लिया, फिर उसने सहवान की ओर आगे बढ़ा, उसको जीत लिया, फिर वो मोहम्मद बिन कासिम और रावल में और राजा दाहिर के साथ युद्ध हुआ, उसको के साथ युद्ध हुआ और मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पे फिर जीत देखने को मिलती है। फिर ब्राह्मणवाद का युद्ध हुआ जिसमें राजा दाहिर का एक पुत्र था जय सिंह, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। ये जो बाद के जो युद्ध हुए हैं इसमें जो राजा की साइड पे जो मंत्री थे वो मोहम्मद बिन कासिम से जा मिले, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम इन क्षेत्रों को काफ़ी आसानी से जीतता चला गया। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ही आपके पास आना है। इसके बाद हम चलते हैं कि अब हमने देख लिया कि भाई उसने भारत पर उसने मुल्तान तक जीतने के बाद उसने पूरे भारत के सिंध के क्षेत्रों को जीत लिया था। अब हम बात करते हैं कि भारत पर अरबों की सिंध पर विजय की उसके प्रभाव क्या हुए। इसके प्रभाव कुछ इतिहासकार अलग बताते हैं, कुछ इतिहासकार अलग बताते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिंध पर अरबों की विजय के कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए भारत पर, परंतु कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिंध पर अरबों की विजय से भारत में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जो एक इतिहासकार है स्टैनले लेनपूल, उसका मानना है कि भारत में अगर जो सिंध पर अरबों ने आक्रमण करा है उसके कुछ इतने ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ इतना खास भारत में इफेक्ट या परिवर्तन नहीं हुआ था। परंतु अगर हम अन्य इतिहासकारों की बात करें, डॉक्टर लाल श्रीवास्तव, उनका मानना था कि भारत पे जब सिंध के क्षेत्र पे अरबों ने आक्रमण किया तो भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया उस आक्रमण का। इसी प्रकार से इतिहासकार कर्नल टॉड, उनका भी मानना है कि भारत पर जब सिंध का आक्रमण हुआ तो भारत के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो हम इस प्रभाव को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से देखने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ जाता है कि सिंध पर अरबों के आक्रमण के आर्थिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है और धार्मिक प्रभाव क्या है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। बात करें अगर हम राजनीतिक प्रभाव की, तो सबसे पहले इसमें ये पता हो गया कि भाई एक 16 साल का एक बच्चा या एक राजा मान लो या एक मंत्री मान लो, 16 साल का एक व्यक्ति वो भारत के सिंध पर आक्रमण करता है और भारत के छोटे छोटे प्रांतों को जीतता हुआ वो अंत में मुल्तान तक जीत हासिल कर लेता है। इससे ये साबित होता है कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है ना, यहाँ पे हर एक घर में राजनीतिक चलती है। मतलब राजा का पुत्र ये सोचता है कि मैं अपने भाई को मरवा के मैं राजा बन जाऊं, या मैं अपने पिता को मरवा के मैं राजा बन जाऊं, और राजा के क्षेत्र में ही, राजा के समूह में, राजा के घरों में ही इस प्रकार से कूटनीतिक चालें चलती रहती हैं। तो इससे ये पता हो गया कि केंद्रीय शक्ति का अभाव एक राज्य में, अर्थात राजा के पास केंद्रीय शक्ति का अभाव था। राजा के घर में ही राजा के दुश्मन छुपे हुए होते थे। इसी कारण बहुत सारे देशद्रोहियों ने अपने राजा के खिलाफ वो जाके उसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल जाते हैं और सिंध को इजीली मोहम्मद बिन कासिम जीत लेता है। तो सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव में यहाँ पे आएगा कि केंद्रीय शक्ति का अभाव होना। इसमें हम इस पॉइंट में हम ये उतार सकते हैं कि राजनीतिक प्रभाव में केंद्रीय शक्ति का अभाव। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की जीत का पहला जो प्रभाव पड़ा कि अब अरब के लोगों को ये पता चल गया कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है, अर्थात जो भारत के राजा हैं उनमें एकता का अभाव है। उनके पास उनको कोई सुनने वाला कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। दूसरा है, अनेक छोटे राज्य स्वतंत्र बन गए। भाई जब एक बड़ा राजा हार जाता है तो उसके राज्य में छोटे छोटे ऐसे राज्य होते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते हैं, परंतु राजा के डर से वो नहीं कर पाते। इसलिए अब जब राजा दाहिर युद्ध में हार जाता है तो अनेक छोटे छोटे जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और अब
अब ये सामने आया कि यहाँ पे भारत के जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे से देश और आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे, जिसके चलते सिंध पर अरबों का आक्रमण काफ़ी आसान हो गया। अगर एकता होती भारत के राजाओं में तो सिंध पे जो सिंध के जो राजा है और जो आसपास के राजा है वो सभी एकजुट होकर मोहम्मद बिन कासिम से फाइट करते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इवन इसके अपोजिट हमें देखने को मिलता है कि राजा के घर के ही कुछ व्यक्ति या उनके कुछ मंत्री मोहम्मद बिन कासिम से मिल जाते हैं और वो अपने राजा को हरा देते हैं। इसी प्रकार से अन्य पॉइंट है भारत की कमजोरी सामने आना। तो हम राजनीतिक प्रभाव में सबसे पहले यह लिखेंगे कि केंद्रीय शक्ति का अभाव होना, अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र बन जाना, आपसी देश और घृणा की भावना। अगला पॉइंट है भारत की कमजोरी सामने आना। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी एकता की कमी, क्योंकि इन राजाओं में एकता का अभाव था और ये आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे। आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि आपका कोई भी आंसर हो, आपको आंसर शुड बी इन पॉइंट्स, आपके आंसर पॉइंटों में होने चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो आगे है सामाजिक प्रभाव कि सिंध पर अरब विजय के सामाजिक इफेक्ट क्या हुए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि हिंदू अरबों से घृणा करते थे। तो सबसे पहले जो सामाजिक प्रभाव आया कि जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय हिंदू थे, वो अरबों से घृणा करते थे। घृणा करने के कई कारण हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इसीलिए कभी उनके संपर्क में उन्होंने स्थापित नहीं करने की कोशिश करी। भाई सिंपल सा है, अगर कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तो वो उसकी साइड पे जाने का सोचेगा भी नहीं, उससे मिलने का सोचेगा भी नहीं। इसलिए भारत के सिंध के लोगों ने अरब की संस्कृति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश नहीं करी, ना ही उन लोगों से कभी इतना संपर्क करने की कोशिश करी। इसके बाद क्या है, जिसके कारण सामाजिक प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण के बाद भारत में कुछ सामाजिक प्रभाव देखने को नहीं मिला, परंतु ये कुछ इतिहासकारों का मत है। कुछ इतिहासकार इसके अपोजिट बोलते हैं। उनका मानना है कि भाई कुछ सामाजिक प्रभाव हुआ है, जो हम आगे आप इस बारे में चर्चा करते हैं। अब अगर हम बात करें उसके धार्मिक प्रभाव की, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अब आपको सामाजिक प्रभाव समझ में आ गया है। सामाजिक प्रभाव में आपको लिखना ये है कि हिंदू अरबों से घृणा करते थे, इसीलिए सिंध के जो सामाजिक जो सिंध की संस्कृति को ना वो जानने की कोशिश करी और ना ही वो जानना चाहते थे, ना ही वो उनके संपर्क में आए, जिसके कारण सामाजिक प्रभाव कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अब हम बात करते हैं धार्मिक प्रभाव की। तो धार्मिक प्रभाव में ये बताया गया है कि हिंदुओं का इस्लाम धर्म स्वीकार करना। मैंने अभी आपको बताया था जब कि देवल की विजय हुई थी और अन्य क्षेत्रों की विजय हुई थी, तो भारत में कुछ अरब लोग जब आए थे तो अरबों के सैनिकों ने यहाँ पे भारतीय महिलाओं से शादी करी, उनसे विवाह करा, और वो अब जिनसे विवाह करा उन्होंने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि भारत में कुछ राजाओं ने अपनी हार स्वीकार करके और हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हिंदुओं का इस्लाम धर्म स्वीकार ना करना, यहाँ पे ये बोला गया है ना करना, मतलब धार्मिक विषय में अभी हम आगे चल के देखेंगे कि कुछ राजा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करा, कुछ ने नहीं करा। तो इसमें पहले पॉइंट है हिंदुओं का इस्लाम धर्म स्वीकार ना करना। इसमें ये कहा गया है कि सिंध पर जब अरब आक्रमण हुए तो ज़्यादातर हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने प्राण देना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके अवध में जो लोग बच गए थे उन्होंने ये कहा हम इस्लाम धर्म कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप हमसे कोई भी टैक्स ले सकते हो। इसलिए अरबों को हिंदुओं ने जजिया कर देना स्वीकार कर लिया। जो भारत में सिंध की शायद जो क्षेत्र पे हिंदू थे उन्होंने अरबों को जजिया कर देना स्वीकार कर दिया। यहाँ मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले भारत में जजिया कर सिंध के लोगों ने ही देना शुरू करा था अरबों को। जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर होता है जो गैर मुसलमानों को, मतलब जो गैर मुस्लिम होते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने सुल्तान, अपने राजा को देते हैं। ये एक प्रकार से धार्मिक कर होता है। उसके बाद आता है फिर भी कुछ मुस्लिम ने विवाह द्वारा भारत में इस्लाम धर्म फैलाने की कोशिश करी। मैंने यहाँ पे ये बताया था जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण कर रहा था तो उसके कुछ सैनिकों ने, उसके
कुछ मंत्रियों ने भारत की स्त्रियों से महिलाओं से विवाह करा और उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। और यहाँ पे भारत में वो सिंध वापस ना जाने की कोशिश, उन्होंने अपने सिंध में वापस नहीं गए कुछ मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने यहाँ की महिलाओं से विवाह कर लिया था, जिसके कारण वो भारत में सिंध के क्षेत्र पे ही बस गए थे। आगे धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार अब होना शुरू हो गया था, जो कि इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट हमें देखने को मिलता है जो कि इस प्रकार है। फिर था आर्थिक इफेक्ट। आर्थिक इफेक्ट में क्या था कि सिंध पर अरब का अधिकार हो जाने से अरब व्यापारियों का सिंध अब केंद्र बन गया। इससे पहले क्या था कि जो सिंध था उस पर भारतीय राजाओं का ही अधिकार था। आप जब देखोगे तो सिंध और मुल्तान की साइड ये समुंदर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये समुंदर के आसपास है। अब क्या हुआ, सिंध पर अरब आक्रमण के अधिकार हो जाने से अरब व्यापारियों का केंद्र सिंध बन गया। अब ज़्यादातर अरब के व्यापारी सिंध के क्षेत्र पे ही आते थे और यहीं से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। इसके बाद क्या हुआ, जल और स्थल दोनों मार्गों से अब विदेशी व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि भारत में आक्रमण करने के दोनों रास्ते हैं, एक तो स्थल मार्ग है, ऊपर से जल मार्ग है। तो जो सिंध का क्षेत्र है वो जल क्षेत्र के मतलब वो समुंदर की साइड के आसपास ही है, इसीलिए जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों मार्गों से विदेशी व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की थी। ये आर्थिक प्रभाव है। इसके बाद सिंधु नदी के तट पर अरबों द्वारा अनेक उपनिवेश स्थापित किए गए। इसके आर्थिक प्रभाव में हम देख सकते हैं कि भाई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा तो भारत में कुछ व्यापारी अरबों के आए और उन्होंने भारत के जो तटीय क्षेत्र थे, भारत के जो बंदरगाह थे, उनके ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया और वो वहाँ से अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद उसके सांस्कृतिक प्रभाव में हम कह सकते हैं कि सिंध के अरबों ने भारत से बहुत कुछ सीखा। अरबों ने भारत से ज्ञान इतना अर्जित किया, उसके बाद वो ज्ञान जाके यूरोप के क्षेत्रों में पहुंचा। हम सांस्कृतिक इफेक्ट में ये है कि भारत से अरबों को ज्ञान की एक ज्योति प्राप्त हुई। अरबों ने भारत से ज्योतिष शास्त्र को सीखा, चिकित्सा शास्त्र को सीखा, रसायन शास्त्र को सीखा, यहाँ तक कि हिंदू स्त्रियों से विवाह करा। तो सांस्कृतिक प्रभाव में उस टाइम की पूरी संस्कृति आ जाएगी। उस टाइम जो एजुकेशन का क्षेत्र था या उस समय जो दर्शन शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र था, चिकित्सा शास्त्र था, रसायन शास्त्र था, विज्ञान था, गणित था, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे सिंध के लोगों ने भारतीय लोगों से सीखे। जब कभी एक बार तो देखने को ये मिला कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा तो भारत से जो वैद्य थे, जो बड़े बड़े वैद्य थे या जो बड़े बड़े ज्योतिष थे, वो अपने क्षेत्र में वापस लेके गया उनको। और वहाँ के खलीफा ने जब उनसे मतलब कन्वर्सेशन करी, वार्तालाप करी, तो बड़े रुचि के साथ उनकी विद्या सीखने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ इस्लाम धर्म को अपना लिया। भारत के सिंध वाले क्षेत्र में बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और शतरंज का खेल अरबों ने भारतीयों से ही सीखा होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो अरबों ने शतरंज का जो खेल जो सीखा था वो भारतीय लोगों से ही सीखा था। इसके साथ साथ भारतीय लोगों से ही उन्होंने गणित के अनेक सिद्धांतों को सीखा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सांस्कृतिक प्रभाव पढ़ा, राजनीतिक प्रभाव पढ़ा, इसके बाद हमने आर्थिक भी प्रभाव, इसके बाद हमने सामाजिक प्रभाव पढ़ा, धार्मिक प्रभाव पढ़ा। अब आपके अगर क्वेश्चन में कुछ भी आ जाता है कि सिंध पर अरबों की विजय के बाद आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार से थे, तो आप काफ़ी आसानी से बता सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब आप मुझे बताइए कि आपका जो अगला एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का है उसके लिए आप कौन से क्वेश्चंस आपको मतलब चाहिए जो काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझने हैं। जय हिंद, जय भारत।